फिर साहब उन्होंने जब ये वार्निंग वगैरह दी गई तो यहाँ बाइडेन साहब ने दे दिया कि हाँ करो, नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहाँ आए हैं। अभी तक दिखे नहीं है वहाँ पे कि कहाँ पे हमला किया है उन्होंने, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहाँ आए हैं, ये एस्कलेशन है, इसलिए एस्कलेट करो, पूरी एस्कलेशन करो। तो इस एस्कलेशन के जैसे ही आदेश मिले, उचक के ज़ेलेंस्की साहब ने अगले दिन 6 एटा कैंप्स फायर कर दिए ब्रयांस्क के ऊपर, और उसके अगले दिन कोई 12, 1 दर्जन जो कि स्टॉर्म शैडोज थे वो फायर कर दिए कुर्स्क के इलाके में, जो रियर एरियाज थे रूस के। याद रहे एटा कैंप्स की रेंज 300 किलोमीटर है और जो स्टॉर्म शैडोज की रेंज 250-260 किलोमीटर के करीब है, और ये उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करने शुरू किए हैं। 21 नवंबर को रूस ने अपना पलटवार किया। उन्होंने अपना ऑर्शेनिक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर किया कैस्पियन सी के पास, जो उनका एक मिसाइल बेस है, वहाँ से उन्होंने यूक्रेन के दनीप्रो शहर में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन फैक्ट्री होती थी सोवियत संघ के ज़माने की, और जिसमें कि आजकल अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए, ताकि वो दर्शा सके कि ये तो इनके अपने मिसाइल हैं। वो प्लांट को उन्होंने हिट किया। अब साहब याद रहे, गौरे तलब है कि ये जो ऑर्शेनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। इसकी मतलब यूरोप में कोई भी टारगेट हिट कर सकता है, अलास्का तक उड़ा सकता है, ठीक है साहब। और इसके जो हैं, इसके अंदर 6 मल्टीपल री एंट्री टारगेटेबल व्हीकल है, MIRVs, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स 6 हैं इसके ऊपर, और हर 6 जो है वो 6 और सब म्यूनिशंस फायर कर सकता है, यानी टोटल 6/6 36 जो हैं ये सब म्यूनिशंस, ये और 100 किलो का एक, ये फायर कर सकता है टारगेट के ऊपर, मतलब टारगेट को निस्तनाबूत कर सकता है। इसका इंपैक्ट न्यूक्लियर वॉरहेड से थोड़ा ही कम है, बस फर्क है तो ये कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह नहीं फैलती, जहरीली रेडिएशन नहीं फैलती, बट ये इससे भयंकर कन्वेंशनल म्यूनिशन दूसरा कोई नहीं है। और बात जो दूसरी है कि क्योंकि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, आखिरी स्टेज में मैक 10, मैक 11, मैक 13 तक जा सकता है। और जो यूक्रेन में दागा इन्होंने जो लाइव टेस्ट किया, वो तो मैक 11 तक, 11.2 तक पहुंच गया था। तो इस स्पीड पे साहब कोई ऐसा माई का लाल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट कर सके, ना अमेरिका के पास, ना नेटो के पास, ना इजराइल के पास, किसी के पास नहीं है। इसको रोक पाने वाला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है ही नहीं। यानी कि सिंपल मैसेज जो रूस दे रहा था, मेरे पास ऐसा हाइपरसोनिक हथियार है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कोई आपका नेटो का डिफेंस, अमेरिका का डिफेंस रोक नहीं सकता। अगर हमने दागा तो वो फटेगा ही फटेगा आपके सर के ऊपर। और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई कि यूक्रेन की पूरी मिसाइल फैक्ट्री को उड़ा दिया, राख कर दिया। ना केवल उसमें एक्सप्लोजिव है साहब, एक्सप्लोजिव तो वो कहते हैं डाला ही नहीं, क्योंकि मैक 11, मैक 12 की उसकी स्पीड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 460 जूल्स है, किसी भी एक्सप्लोजिव से ज़्यादा है। वो अपनी स्पीड से ही, काइनेटिक एनर्जी से ही इतना नुकसान करता है कि बच पाना मुश्किल है, गहरा ज़मीन में जाके फोड़ सकता है आपकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ वगैरह। तो साहब इसके चलते ये हाहाकार मच गया पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, कि साहब ये तो नया मिसाइल सिस्टम है, हम इसको रोक नहीं पा सकते। और ज़ेलेंस्की साहब की पूरी हेकड़ी धरी की धरी रह गई, माथे पे ठंडा पसीना आ गया, मेरे को थार्ड चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। बच्चे एक तो वो अपना भानुमति का पिटारा खोल के रखते हैं कि ये दो और दो और दो और दो।
और तभी अब लोग अमेरिका में, यूरोप में तंग आ चुके हैं कि कितना देंगे इस बंदे को इसकी पागल लड़ाई के लिए। और जबकि जमीन पे आसार बिल्कुल उल्टे हैं। पिट रहा है यूक्रेन, दावे कर रहा है कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। ये पागलपन की निशानी है। ग्राउंड पे मार खा रहे हैं अच्छी तरह। कुर्स्क में आधा टेरिटरी जो इन्होंने लिया था वापस ले लिया है रूस ने, और हर दिन वो कोई 50-60 जो है स्क्वायर किलोमीटर जमीन वो धीरे धीरे रिलेंटलेसली ईस्टर्न सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बड़ा ऑफेंसिव आएगा या जापोरिजिया की तरफ या कीव की तरफ। बड़ा ऑफेंसिव वो करने वाला है रूस, क्योंकि वो परेशान हो चुका है ये जो उचकू चौधरी जो है इनकी शेनैनिगन से। तो ये अगर रूस इसका इस्तेमाल करे, कोई एयरबेस यूरोप में नहीं, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में जो बच सके। पहले मिसाइल से अगर आप एयरबेस को नष्ट करना चाहते थे, आपको कोई 80 से 100 मिसाइल चाहिए थे एक एयरबेस को बर्बाद करने के लिए। अगर आप ओरिशनिक क्लास के मिसाइल इस्तेमाल करेंगे तो 4 या 5 मिसाइल में आप एक एयरबेस को, चाहे ब्रिटिश, चाहे फ्रेंच, चाहे अमेरिकन, निस्तनाभूत कर सकते हैं। 8 मिनट लगे केवल वो अस्त्राखान से जहां से ये फायर किया था मिसाइल, और वो टारगेट हिट करने में यूक्रेन के अंदर। ब्रिटेन तक लगेंगे 20 मिनट, और फ्रांस में थोड़ा कम, 20 मिनट से भी कम लगेगा वो मिसाइल वहां पहुंचने के लिए। कोई एयर डिफेंस का मिसाइल इसे रोक नहीं सकता, कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इसे रोक नहीं सकता। अगर ये फायर हुआ है तो निश्चित नुकसान, भारी नुकसान करेगा, जस्ट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन टर्म्स ऑफ डैमेज पोटेंशियल। तो ये तो एक गेम चेंजर है। और रूस ने बड़े ही सोचे समझे तरीके से ये एस्केलेशन किया है, और वो ग्रेजुएटेड स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन कर रहा है कि जहां तक आप जाना चाहते हो हम आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो अंदेशा है कि 30 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम तो यूक्रेन पे, कीव पे वार करेंगे, और पैनिक मचा हुआ है तब से कीव के अंदर। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी, दूतावास खाली कर दी है, लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने को बोल दिया है। हाहाकार मचा हुआ है कि ये हमारी एम्बेसीज को उड़ा देगा। और उन्होंने भी पैम्फलेट्स गिराई हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर कि साहब आप लोग बच लो, हम सिविलियन पॉपुलेशन को कोलैटरल डैमेज नहीं करना चाहते, आप लोग भाग लो यहाँ से, हम बर्बाद करने वाले हैं कीव को, निस्तनाभूत करने वाले हैं कीव को अपने जो ऑर्शनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक IRBMs, उनके जरिए, जो कि एक नया गेम चेंजर हथियार है। इट इज टोटल गेम चेंजर, और दुनिया को अब सतर्क होना पड़ेगा। इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। और अगर वो बड़ा आराम से कर रहा है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं कर रहा, ये तो पुतिन की मैं बोलता हूं समझदारी, क्योंकि वो बड़े आराम से चल रहा है और इनको बता रहा है, इनको चेता रहा है कि मत करो मत करो मत करो। लेकिन अगर ये फिर भी आमादा है कि साहब हम तो न्यूक्लियर वॉर करा के छोड़ेंगे, तो फिर देन इट इज अ वॉर ऑफ योर चॉइस। और आपकी बेवकूफी की वजह से पूरी दुनिया एटमी धमाके में उड़ सकती है, भाप में उड़ सकती है। एंड कहां तक दुनिया इसको अलाउ करेगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लाइक डम्ब कैटल, अमेरिका की आबादी, यूरोप की आबादी, वो तो निश्चिंत होकर बैठे, उन्हें पता ही नहीं है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा कि इतना भारी गदर हो रहा है। और हैरत तो यह है कि जो ट्रांजिशन टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी अब अभी तक खुलकर नहीं आई है, सिवाय लेफ्टिनेंट जनरल फ्लिन के, जिन्होंने कहा है कि इम्पीच होना चाहिए जो बाइडेन, क्योंकि वो जो कि वर्डिक्ट है डेमोक्रेटिक उसमें इंटरफेयर कर रहा है। अमेरिका के लोग चाहते हैं कि ये लड़ाइयां बंद हो, और जाते जाते ये शख्स जो है ये कोशिश कर रहा है कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करके जाऊंगा, ऐसा माहौल लड़ाई का पैदा करके जाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी ना रोक पाए ये युद्ध जो चल रहा है, खासकर रशिया यूक्रेन में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के फेवर में है, आक्रामक तेवर वो हमेशा से ईरान के बरखिलाफ रहे हैं, वहां पे वो उन्होंने पीस करा दी है।
और ये जो हिजबुल्ला और इज़राइल का सीज़ फायर कराया है, इज़राइल में लोग बहुत नाराज़ हैं नेतन्याहू से। जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कह रहे हैं कि क्यों आपने माना ये सीज़ फायर, आ तो रहा था 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, और वो तो इतना हमारा सपोर्टर है, तो आप बाइडन का क्यों मान गए, बाइडन की बेहतरी क्यों करा रहे, ये तो डूब रहा है, जा रहा है, ऑन द वे आउट, लेम डक प्रेसिडेंट। और ये लेम डक प्रेसिडेंट वो है साहब कि गौरतलब है साहब कि जब डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और जो बाइडन की, तो अमेरिका क्या पूरी दुनिया सुन्न रह गई थी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो डिबेट कर रहे हैं जो बाइडन साहब, वो तो सठिया गए हैं। उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज की डेफिशिएंसी पूरी दुनिया को दिख रही थी, और उनका घबराया हुआ हवाइयाँ उड़ी हुई चेहरा वो पूरी दुनिया ने देखा। और अमेरिका के लोग तो डेमोक्रेट्स इतने घबराए कि इस डिबेट के बाद इसको तो परमिट नहीं किया जा सकता कि ये इलेक्शन के लिए खड़ा हो और 4 साल और राज करे अमेरिका के ऊपर। इसकी तो कॉग्निटिव फैकल्टीज इंपेयर हो चुकी हैं बुरी तरह से। तो उन्होंने साहब इनको हटवा दिया, प्रेशर डाला इन पे कि आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं होगे और आपकी वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस मोहतरमा वो प्रेसिडेंट बनेंगी। अब कमाला हैरिस तो पिट गई बेचारी इलेक्शन के अंदर, लेकिन मेरे को हैरत की बात यह लग रही है कि जिस शख्स को कॉग्निटिवली इंपेयर्ड माना गया कि साहब ये अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर उनको अपने ओहदे पे बने रहने कैसे दिया गया। दुनिया में 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, तीसरी चिढ़ने की आहट आ रही है, और आप एक ऐसे सटियाए हुए प्रेसिडेंट साहब को आपने रखा है जो कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए करोड़ों लोग, मैं तो तीसरी जंग खड़ा करा के छोड़ूंगा। आई विल कॉल पुतिन्स ब्लफ, मैं रेड लाइन उसकी वायलेट करूंगा, मैं उसका बेवकूफ साबित करूंगा पूरी दुनिया के सामने, कमजोर साबित करूंगा। वो चुपचाप बैठ के सह लेगा, उसके जो जखीरा है एटमी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जखीरा एटमी तो छोड़ दीजिए, अपने ऑर्सेनिक मिसाइल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब ये कहां से आपने साहब गिठान बांध ली है? ये ऐसी सोच ही इंसेन है। इट इज मैडनेस, ये पागलपन की निशानी। और जैसे कि मैंने बोला, लेफ्टिनेंट जनरल फ्लिन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में नेशनल सिक्योरिटी टीम में थे उन्होंने तो साफ कहा है कि जो बाइडेन को इम्पीच करना चाहिए। ये एक अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर ने बोला है कि इनको अब इम्पीच करने की जरूरत है, ये तो खतरनाक हो गया है ये शख्स। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट अमेरिका की आवाम ने दिया उसे किसी तरह मैं ओवरटर्न कर दूं, मैं ऐसे हालात पैदा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर ही ना पाए। शुरू से उसके ऊपर जंगें थोपूंगा, एक के बाद एक जंग वहां चलेगी, और हम जो है मैं बैठ के तमाशा देखूंगा। एक नीरो था, दूसरे ज़ेलेंस्की साहब हैं जो अपने देश की तबाही का तमाशा देख रहे हैं, और यहाँ पे चचा बाइडेन चाहते हैं कि करोड़ों करोड़ों अमेरिकन मर जाएं न्यूक्लियर वॉर में, तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? इज दिस सेन लॉजिक? बहुत खतरनाक मोड़ पे दुनिया को ले आए हैं साहब, और एक बारूद के ढेर पे बिठा दिया है। चिंगारी कभी भी फट सकती है, और फटेगी रशिया यूक्रेन में। आने वाले दिनों में क्या होता है, 30 तारीख को क्या होता है, ये तो हमें देखना ही होगा, क्योंकि आसार बहुत बुरे हैं। जय भारत, जय हिंद।